दोस्तों, समंदर की उस अथाह गहराई के अंदर जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, वहां एक ऐसा साइलेंट प्रेडेटर घूम रहा है जिसने इस्लामाबाद से लेकर के बीजिंग तक की नींद उड़ा दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया सो रही होती है तब हिंद महासागर की गहराइयों में ऐसा क्या चल रहा होता है जो ग्लोबल सुपर पावर्स के पसीने छुड़ा देता है? आखिर क्यों अचानक पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स अपनी ही सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि भारत का नया समुद्री तूफान उन्हें नक्शे से मिटा सकता है? और क्यों चाइना, जो खुद को एशिया का निर्विवाद बोझ समझता था, अब मलक्का स्टेट को लेकर के खौफ के साए में जी रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम सरफेस पर तैरने वाले जहाजों की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस खामोश और अदृश्य ताकत की जिसे डिटेक्ट करना दुनिया के बेहतरीन रडार्स के बस की बात नहीं है। दोस्तों, भारत ने गुपचुप तरीके से एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर दी है जिसके बाद साउथ एशिया का पूरा जियोपॉलिटिकल बैलेंस हमेशा के लिए बदल गया है। आज हम उस मास्टरस्ट्रोक को डिकोड करेंगे जिसने भारतीय नौसेना को एक एग्रेसिव और अनस्टॉपेबल ब्लू वाटर नेवी के अंदर बदल दिया है। दोस्तों, अप्रैल 2026 के अंत के अंदर एक खबर सामने आती है कि पाकिस्तान ने चाइना के सान्या नेवल बेस पर अपनी पहली हैंगोर क्लास सबमरीन PNS हैंगोर को कमीशन कर दिया है। ये उस $5 बिलियन के मेगा डील का हिस्सा है जो 2015 के अंदर पाकिस्तान और चाइना के बीच में साइन हुई थी, जिसके तहत चाइना पाकिस्तान को 8 सबमरीन बना करके दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया और उसके डिफेंस एनालिस्ट इसे एक बहुत बड़ी जीत की तरह पेश कर रहे थे। उनका दावा है कि इस हैंगोर क्लास सबमरीन के आने से अरब सागर के अंदर पावर बैलेंस उनके पक्ष में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा है? अगर हम इस पूरे डेवलपमेंट को थोड़ा गहराई से एनालाइज करें तो हकीकत बिल्कुल उलट नजर आती है। असल में पाकिस्तान की ये खुशी उसके उस गहरे खौफ को छुपाने की एक नाकाम कोशिश है जो भारत के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को देखकर के पैदा हुई है। दोस्तों, इस खौफ को समझने के लिए आपको समंदर के नीचे लड़े जाने वाले युद्ध की साइंस और टेक्नोलॉजी को समझना होगा। पाकिस्तान की हैंगोर क्लास एक डिजिटल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ये सच है कि चाइना ने इसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी कि AIP सिस्टम लगा दिया है। AIP सिस्टम डीजल सबमरीन्स को एक फायदा जरूर देता है कि वो बिना सतह पर आए 2 से 3 हफ्ते तक पानी के भीतर रह सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में क्या? 3 हफ्ते बाद में उस सबमरीन को अपने डीजल इंजन चालू करने के लिए, अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए और ताजी हवा लेने के लिए समंदर की सतह पर या स्नॉर्कल डेप्थ तक आना ही पड़ता है। और आधुनिक नौसैनिक युद्ध के अंदर जो सबमरीन सतह पर आ गई, समझ लीजिए वो मारी गई। दोस्तों, जैसे ही हैंगोर क्लास सतह पर आएगी, भारतीय नौसेना के P8I पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो आसमान में लगातार गश्त कर रहे होते हैं, अपनी एडवांस रडार्स और मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर्स से उसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर ट्रैक कर लेंगे। दूसरी तरफ भारत जिस तूफान को समंदर में उतार चुका है वो डीजल या फिर बैटरी पर डिपेंडेंट नहीं है। भारत ने SSBM यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स का पूरा फ्लीट तैयार कर लिया है। एक न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर एक छोटा सा परमाणु रिएक्टर लगा होता है जो उसे अनलिमिटेड पावर देता है। दोस्तों, भारतीय SSBN को कभी भी सतह पर आने की जरूरत नहीं होती है। ये महीनों तक बिना दुनिया की नजर में आए समंदर की अथाह गहराइयों के अंदर छुपी रह सकती है। इसकी रेंज की कोई सीमा नहीं है। एक न्यूक्लियर सबमरीन की लिमिट सिर्फ इस बात से तय होती है कि उसके अंदर मौजूद क्रू यानी कि नौसैनिकों के लिए राशन कितने दिनों का बचा हुआ है या इंसानी शरीर कितने दिन तक बिना सूरज देखे पानी के नीचे रह सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान का असली और सबसे बड़ा डर यही है। पानी के नीचे रडार काम नहीं करते, वहां सिर्फ सोनार काम करते हैं जो साउंड वेव्स पर आधारित होते हैं। समंदर के नीचे अलग अलग टेम्परेचर की लेयर्स होती हैं जिन्हें थर्मोक्लाइन कहा जाता है। एक परमाणु सबमरीन बड़ी आसानी से इन थर्मोक्लाइन लेयर्स के नीचे जाकर के साइलेंट मोड में बैठ जाती है, जहां दुनिया का कोई भी एडवांस सोनार सिस्टम उसकी आवाज को पकड़ नहीं सकता है। अगर कभी युद्ध छिड़ता है तो पाकिस्तान की हैंगोर सबमरीन्स भारतीय जंगी बेड़े के सामने कुछ दिन भी टिक नहीं पाएंगी, जबकि भारत की परमाणु सबमरीन से समंदर की अथाह गहराई से बिना अपनी लोकेशन बताए पाकिस्तान के किसी भी शहर को पल भर के अंदर नेस्तनाबूद कर सकती हैं।
दोस्तों भारतीय नेवल बेड़े में जो ये नया तूफान आया है उसे मिलिट्री स्ट्रेटजी की भाषा के अंदर CASD यानी कि कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस कहा जाता है। दोस्तों ये कोई साधारण शब्द नहीं है। दुनिया में आज तक केवल 5 देश ही इस मुकाम तक पहुंच पाए थे, अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस और यूके। अब भारत पूरी शान के साथ में इस एलिट क्लब के अंदर शामिल हो चुका है। कॉन्टिन्यूअस एट द सी डिटरेंस का सीधा सा मतलब ये है कि साल के 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे आपके देश की कम से कम एक परमाणु सबमरीन फुल कॉम्बैट लोड के साथ में यानी कि परमाणु हथियारों से पूरी तरह से लैस होकर के दुनिया के किसी भी अज्ञात समंदर के अंदर गश्त कर रही हो। दुश्मन को ये पता ही नहीं होता है कि वो कहां है। दोस्तों इस क्षमता को हासिल करने के लिए भारत ने पिछले 1 दशक के अंदर जिस तेजी से काम किया है वो हैरान करने वाला है। मोदी सरकार की स्ट्रेटेजिक विजन का सबसे बड़ा उदाहरण इसी न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करने के अंदर दिखता है। दोस्तों न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है जमीन, हवा, पानी और तीनों जगह से परमाणु हमला करने की कैपेबिलिटी अचीव कर लेना। भारत ने 2016 के अंदर अपनी पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत, जिसे S2 कहा जाता है, उसे नेवी के अंदर शामिल किया था। दोस्तों 6000 टन वजनी INS अरिहंत ने 2018 के अंदर अपनी पहली डिटरेंस पेट्रोल पूरी करके भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को एक्टिवेट कर दिया था। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। अगस्त 2024 के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारत ने अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात यानी कि S3 को आधिकारिक तौर पर कमीशन कर दिया। ये अरिहंत से कहीं ज्यादा एडवांस थी, लेकिन दोस्तों गेम चेंजर साबित हुई। तीसरी सबमरीन जिसे अप्रैल 2026 को गुपचुप तरीके से बिना किसी बड़े शोर शराबे के भारतीय नौसेना के अंदर शामिल कर दिया। इस नए दानव का नाम है INS अरिदमन, जिसे S4 कहा जाता है। दोस्तों अरिदमन कोई आम अपग्रेड नहीं है, ये अरिहंत स्ट्रेच क्लास की सबमरीन है जिसका वजन 7000 टन से ज्यादा है। ये पुरानी सबमरीन से आकार में काफी बड़ी है और इसके अंदर हथियारों को कैरी करने की कैपेसिटी भी 2 गुनी कर दी गई है। और दोस्तों भारत का ये मास्टर प्लान यही खत्म नहीं होता है। इसी क्लास की चौथी सबमरीन INS अरिसुदन, जिसे S4 स्टार का कोड नेम दिया गया है, उसे भी दोस्तों अक्टूबर 2024 के अंदर लॉन्च कर दिया गया था। दिसंबर 2025 से इसके कड़े सी ट्रायल चल रहे हैं और 2027 की शुरुआत तक इसके नेवी के बेड़े में पूरी तरह से शामिल होने की पूरी संभावना है। 2027 तक 4 ऑपरेशनल SSBN के साथ में भारत का वो कंटिन्यूअस एट द सी डिटरेंस वाला चक्र पूरी तरह से अजेय हो जाएगा। जब एक पनडुब्बी बेस पर मेंटेनेंस के लिए आएगी तो दूसरी गश्त पर होगी, तीसरी समंदर के अंदर अपनी पोजीशन ले रही होगी और चौथी क्रू ट्रेनिंग के अंदर काम कर रही होगी। यानी हर सेकंड भारत का ट्रिगर रेडी रहेगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये पनडुब्बियां इतनी पावरफुल क्यों मानी जाती हैं और ये कैसे तबाही मचाती हैं। दोस्तों इसे समझने के लिए आपको भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को समझना पड़ेगा। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, यानी कि भारत पहले किसी के ऊपर परमाणु हथियार नहीं चलाएगा, लेकिन अगर दुश्मन ने यह दुस्साहस किया तो भारत का पलटवार इतना भयानक होगा कि दुश्मन का वजूद ही मिट जाएगा। इसी पलटवार को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है। दोस्तों मान लीजिए चाइना या फिर पाकिस्तान ने अचानक से हमला करके भारत के जमीन पर मौजूद सभी मिसाइल बेसिस और फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया। ऐसी स्थिति के अंदर देश को कौन बचाएगा? यही काम आती हैं ये परमाणु पनडुब्बियां। समंदर की गहराई के अंदर बैठी इन सबमरीन्स को कोई नष्ट नहीं कर सकता है और जैसे ही इन्हें दिल्ली से कमांड मिलेगी ये समंदर फाड़ करके मिसाइलें दागना शुरू कर देंगी। दोस्तों इन सबमरीन्स के अंदर भारत ने अपने सबसे घातक हथियार तैनात कर दिए हैं, जिन्हें के सीरीज यानी कि कलाम सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें कहा जाता है। दोस्तों इन सबमरीन्स के अंदर भारत ने अपने सबसे घातक हथियार तैनात किए हैं, जिन्हें के सीरीज यानी कि कलाम सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें कहा जाता है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर बनी ये मिसाइलें दुनिया की सबसे एडवांस सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM के अंदर गिनी जाती हैं। इनमें सबसे पहली है K-15, जिसे सागरिका भी कहा जाता है। इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है।
आईएनएस अरिहंत और अरिघात जैसी सबमरीन्स के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के अंदर कई K-15 मिसाइलें लगी होती हैं। दोस्तों, नई आईएनएस अरिदमन एक साथ 24 K-15 मिसाइलें लेकर के चल सकती है। लेकिन दोस्तों, असली खौफ का नाम K-15 नहीं है बल्कि K-4 मिसाइल है। K-4 एक ऐसा भयानक वेपन है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों, आईएनएस अरिदमन 8 K-4 मिसाइलों से लैस होकर के गश्त कर सकती है। और अब जरा इस 3500 किलोमीटर की रेंज को नक्शे पर रख करके देखिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारतीय पनडुब्बी को अपनी मिसाइल फायर करने के लिए अरेबियन सी या फिर दुश्मन के करीब जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बंगाल की खाड़ी के सुरक्षित और गहरे पानी के अंदर अंडमान निकोबार के नेवल प्रोटेक्शन के नीचे आराम से छुप करके बैठी रह सकती है और वहां से फायर की गई K-4 मिसाइल न केवल पूरे पाकिस्तान के किसी भी कोने को खाक कर सकती है बल्कि सीधे तौर पर बीजिंग, शंघाई और चाइना के बड़े इंडस्ट्रियल हब्स को भी राख के ढेर में बदल सकती है। ये वो स्ट्रेटेजिक रियलिटी है जिसने चाइना के होश उड़ा रखे हैं। इतने घातक और महंगे हथियारों को कोई भी देश आराम से बंदरगाहों पर पार करके नहीं रखता जहां कोई भी कमर्शियल सैटेलाइट या जासूस उनकी तस्वीरें ले सके। लिहाजा दोस्तों, भारत ने एक ऐसा सीक्रेट अंडरग्राउंड नेवल बेस तैयार किया है जो जेम्स बॉन्ड की किसी फिल्म के सेट जैसा लगता है। विशाखापट्टनम से करीब 50 किलोमीटर दूर रंबीली नाम की जगह के ऊपर प्रोजेक्ट वर्षा नाम से एक हाईली क्लासिफाइड नेवल बेस बनाया गया है। ये आम नेवल बेस नहीं है। यहाँ पहाड़ को काट करके समंदर के किनारे नीचे विशालकाय अंडरग्राउंड पेन्स यानी कि सुरंगें और बंकर्स बनाए गए हैं। इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सबमरीन सीधे समंदर के पानी के भीतर से ही इन सुरंगों के अंदर प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, पहाड़ के ऊपर से गुजरने वाली चाइना या फिर अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स कभी ये नहीं देख सकते हैं कि भारत की कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन इस वक्त बेस के अंदर खड़ी है और कौन सी समंदर के अंदर गश्त के लिए निकल चुकी है। ये एम्बिग्यूटी यानी कि अनिश्चितता ही सबसे बड़ा डिफरेंस है। दुश्मन हमेशा इसी खौफ में रहेगा कि क्या भारत की सबमरीन उनके ठीक तट के पास में पहुंच चुकी है। क्योंकि दोस्तों, ये न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, लिहाजा इनके अंदर लगने वाले परमाणु ईंधन और हाईटेक रिएक्टर की मेंटेनेंस के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क भी इस बेस के बिल्कुल करीब अपना एक सीक्रेट रिसर्च कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि चाइना ने साउथ चाइना सी के पास में हेनान आइलैंड के पास में यूलिन नेवल बेस नाम से बिल्कुल एक ऐसा ही अंडरग्राउंड बेस बना रखा है जहां से उसकी परमाणु पनडुब्बियां समंदर में उतरती हैं। दोस्तों, दशकों तक चाइना को लगता था कि एशिया में ऐसी क्षमता सिर्फ उसके पास में है, लेकिन प्रोजेक्ट वर्षा ने हेनान के उस सीक्रेट न्यूक्लियर बेस को सीधी टक्कर दे दी है। दोस्तों, ये भारत का स्पष्ट संदेश है कि हम सिर्फ बॉर्डर पर डिफेंस नहीं खेलने वाले हैं, बल्कि हम अपने स्ट्रेटेजिक एसेट को उसी आक्रामकता के साथ में सुरक्षित करना चाहते हैं जैसा दुनिया की सुपर पावर्स करती हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। चाइना की तेजी से बढ़ती नौसैनिक ताकत, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बताया जा रहा है, उसे काउंटर करने के लिए भारत सरकार 2 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जिनकी डिटेल्स तो दोस्तों टॉप सीक्रेट रखी गई है। जिनके अंदर पहला है S5 क्लास SSBN। अरिहंत और अरिदमन क्लास के बाद में भारत अब S5 क्लास की विशालकाय सबमरीन के निर्माण की ओर आगे बढ़ चुका है। विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर के अंदर इन दानवाकार सबमरीन्स के शुरुआती हिस्सों का निर्माण शुरू हो चुका है। S5 क्लास की सबमरीन्स कोई मामूली अपग्रेड नहीं होंगी। इनका वजन 13,000 टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जो मौजूदा अरिहंत क्लास से 2 गुने से भी बड़ा है। इसके अंदर सबसे खतरनाक चीज वो मिसाइल होगी जिससे ये कैरी करेंगे। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि S5 क्लास के अंदर K5 मिसाइलें तैनात की जाएंगी जिनकी रेंज 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। एक बार जब 6000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों की लैस S5 क्लास सबमरीन समंदर के अंदर उतरेंगी तो दुश्मन का कोई भी कोना यूरोप से लेकर के अफ्रीका और नॉर्थ एशिया तक इसकी जद से बाहर नहीं होगा। ये भारत को एक ग्लोबल मिलिट्री पावर बना देगा जिसे इग्नोर करने की जरूरत किसी की नहीं होगी। दोस्तों, इसके बाद में आता है वो प्रोजेक्ट जिसने सच में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक भूचाल ला दिया है। ये है प्रोजेक्ट 77, जिसे पहले प्रोजेक्ट 75 अल्फा कहा जा रहा था। अभी तक
हमने दोस्तों जिन SSBN की बात की है उनका काम छुप करके रहना है और सिर्फ तब परमाणु मिसाइल दागना है जब देश पर कोई अस्तित्व का संकट आ जाए। वो दुश्मन के जहाजों से लड़ने नहीं जाती, लेकिन समंदर के अंदर दुश्मन की सबमरीन्स को खोजने, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबोने और उनकी सप्लाई शिप्स को तबाह करने के लिए जिस वेपन की जरूरत पड़ती है उसे SSN यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स कहते हैं। दोस्तों अक्टूबर 2024 के अंदर भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 40,000 करोड़ की लागत से 2 स्वदेशी SSN बनाने को मंजूरी दी है। दरअसल दोस्तों 6 परमाणु अटैक सबमरीन्स में से एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट 77 की पनडुब्बियां 10,000 टन से भी ज्यादा वजन की होंगी। इन्हें पावर देने के लिए भारत अपना खुद का स्वदेशी 200 मेगा टन का कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर इस्तेमाल करेगा। ये वो टेक्नोलॉजी है जो भारत को अमेरिका या फिर रसिया से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे खुद डेवलप किया है। इस हंटर किलर सबमरीन में वरुणास्त्र टॉर्पीडो, ब्रह्मोस और भविष्य की ब्रह्मोस 2 जैसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें लगी होंगी। जब ये SSN समंदर के अंदर उतरेंगी तो इनका काम होगा चाइनीज नौसेना के जंगी बेड़े का शिकार करना। दोस्तों इनका निर्माण विशाखापट्टनम में लार्सन एंड टूब्रो जैसी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर के किया जा रहा है, जो भारत के आत्मनिर्भर रक्षा अभियान का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों उम्मीद है कि पहली SSN सबमरीन 2036 से लेकर के 37 तक बनकर के तैयार हो जाएगी। दोस्तों जरा सोचिए, जब एक तरफ भारत की SSBN परमाणु डिटरेंस दे रही होंगी और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट 77 की हंटर किलर सबमरीन्स हिंद महासागर के अंदर गश्त कर रही होंगी, तो दुश्मन के किसी भी जहाज का भारत के पानी के अंदर घुसना एक सुसाइडल मिशन होगा। दोस्तों अब आते हैं उस पहलू पर जो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आखिर भारत के इस साइलेंट नेवल मॉडर्नाइजेशन से पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के अंदर अलग अलग तरह की बेचैनी क्यों है? तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। दोस्तों ग्लोबल मैगजीन द डिप्लोमेट के अंदर हाल ही के अंदर पाकिस्तानी एक्सपर्ट उस्मान हैदर और अब्दुल मोइज खान ने एक आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल में साफ साफ बताया गया कि भारत के तेजी से मजबूत होते SSBN बेड़े ने पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रेटजी की जड़ें हिला दी हैं। पाकिस्तान की पूरी रक्षा नीति दशकों से सिर्फ एक ब्लैकमेल के ऊपर टिकी हुई थी कि फर्स्ट यूज पॉलिसी। दोस्तों पाकिस्तान हमेशा दुनिया को और भारत को ये धमकी देता था कि अगर भारत ने कोई भी बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की तो पाकिस्तान तुरंत टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर देगा। दोस्तों इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल के छाते के नीचे झुक करके पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा, लेकिन भारत की कंटिन्यूअस एट द सी डिटरेंस ने पाकिस्तान के इस ब्लैकमेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। पाकिस्तान अब अच्छे तरीके से जानता है कि अगर उसने भूल करके भी भारत पर पहला अटैक किया तो भारत की जमीन को तो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन हिंद महासागर की गहराइयों में बैठी भारतीय सबमरीन्स जो कि K4 मिसाइलों से लैस हैं, वो कुछ ही मिनटों के अंदर इतना भयानक पलटवार करेंगी कि पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा। पाकिस्तानी एनालिस्ट का खुद मानना है कि पाकिस्तान के पास में इस खतरे का कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान के पास अपनी कोई न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है और ना ही भविष्य में इसे बनाने की उसकी कोई औकात या कैपेसिटी है। वो पूरी तरह से चाइना द्वारा दी जाने वाली डीजल सबमरीन्स की खैरात पर डिपेंडेंट है। दोस्तों पाकिस्तान समंदर के नीचे परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले में भारत के आसपास भी नहीं ठहरता है। दोस्तों आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए भारत के मिशन सुदर्शन चक्र और भविष्य के S5 क्लास के सामने टिक पाना अब इम्पॉसिबल है। अब दोस्तों बात करते हैं चाइना की, जिसकी हालत इस समय सबसे ज्यादा खराब है। चाइना लंबे समय से यह ख्वाब देख रहा था कि वो हिंद महासागर को अपनी जागीर बना लेगा। उसने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा और अफ्रीका के जिबूती के अंदर अपने नेवल बेसेस बना करके भारत को घेरने की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतियों की माला वाली रणनीति अपनाई थी। लेकिन भारत की अरिदमन और आने वाली S5 सबमरीन चाइना के इस पूरे गेम को पलट रही है। दोस्तों चाइना का सबसे बड़ा डर मलक्का स्ट्रेट है। मलक्का स्ट्रेट वो सकरा समुद्री रास्ता है जहां से चाइना का 70 to 80% तेल और ट्रेड गुजरता है। दोस्तों इसे चाइना मलक्का डायलेमा कहता है। भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड्स इसी मलक्का स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर मौजूद हैं। अगर भारत और चाइना के बीच में कोई युद्ध होता है तो भारत अंडमान निकोबार से इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है।
अब तक दोस्तों चाइना को लगता था कि वो अपनी सबमरीन्स को हिंद महासागर के अंदर भेज करके भारत पर दबाव बना लेगा, लेकिन अब प्रोजेक्ट 77 के तहत बनने वाली भारतीय अटैक सबमरीन्स के कारण चाइनीज सबमरीन्स के लिए मलक्का पार करके हिंद महासागर के अंदर घुसना सीधे तौर पर मौत के मुंह में जाने जैसा होगा। 3500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों का मतलब है कि चाइना अब अपनी जमीन पर भी सुरक्षित नहीं है। भारत अब बिना हिमालय के बॉर्डर्स को क्रॉस किए समंदर से ही चाइना के हार्टलैंड को टारगेट कर सकता है। दोस्तों इस पूरी जियोपॉलिटिकल बिसात के अंदर अमेरिका का एंगल सबसे पेचीदा है। आज अमेरिका भारत का सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदार है और दोनों देश क्वाड के जरिए इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक कड़वा सच है कि कोई भी सुपर पावर चाहे वो कितनी भी अच्छी दोस्ती क्यों ना करता हो, कभी भी ये नहीं चाहता है कि कोई दूसरा देश उसके बराबर आकर के खड़ा हो जाए। अमेरिका दशकों से वैश्विक महासागर के ऊपर एक छत्र राज मानता आया है। अमेरिका की चिंता यह है कि भारत अब केवल साउथ एशिया की एक रीजनल पावर नहीं रह गया है। 2026 के अंदर 4 ऑपरेशनल SSBN और अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ में भारत दुनिया के उन चुनिंदा एलिट देशों की कतार के अंदर मजबूती से खड़ा हो गया है जिनके पास में अपनी स्वतंत्र और स्वदेशी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है। दोस्तों अमेरिका ये अच्छे तरीके से जानता है कि भविष्य के अंदर हिंद महासागर या फिर इंडो पैसिफिक के अंदर कोई भी बड़ा जियोपॉलिटिकल या फिर मिलिट्री फैसला भारत की नौसेना की मर्जी के बिना नहीं लिया जा सकेगा। भारत किसी के पीछे चलने वाला पिछलगू देश नहीं है, बल्कि वो खुद एक ग्लोबल पोल बन चुका है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है। मोदी सरकार की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी ने यह साफ कर दिया है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ में कोई भी समझौता नहीं करेगा। अब दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।